Good morning, everyone. So, today's topic is word rearrangement, and I'm gonna teach you IBPS PO prelims एग्ज़ाम एंड जो एग्ज़ाम पेपर में आपका एक पार्ट होता है वर्ड रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो आज हम लोग वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपकी डेट IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो दैट इज़ 23 सितंबर, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर। तो एकदम जुट जाइए, पूरे मेहनत से, पूरी ईमानदारी से एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए और स्ट्रैटेजी बना लीजिए, एक प्रॉपर स्केड्यूल बना लीजिए, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी बनाए या कोई एक स्केड्यूल बनाए ये बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे और कितने मॉक टेस्ट दे देंगे। तो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर उठा लीजिए और मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे और आपको 20 मिनट्स में उन्हें कंप्लीट करना होता है। तो दिस इज़ वन सजेशन फ्रॉम माय साइड कि जब भी आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक टाइमर लगा लें। तो टाइमर लगा के जब आप सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में और उसका सही आंसर देने में आपको कितना टाइम लग रहा है, राइट? तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। मॉडल टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि उसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस डिफ़िकल्टी का आता है और कितने टाइम में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, राइट? सो आज का जो टॉपिक है वर्ड रीअरेंजमेंट, हम लोग उस पर बात करते हैं आज। आई एम गोना टीच यू कि किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कौन से लूप्स आपको वहाँ मिल सकते हैं क्वेश्चन के एरर समझने के लिए, राइट? कौन से क्लूज़ मिल सकते हैं आपको, राइट? सो आई एम गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस आपको ऐसे मिले होंगे क्वेश्चन में। ये मॉडल टेस्ट पेपर है, तो आपको जिस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, उसी तरह का पूरा लैंग्वेज का फॉर्मेशन है यहाँ। तो डायरेक्शंस आपके ऐसे होंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद 4 वर्ड्स मार्क्ड एज A, B, C and D. These words may or may not be placed in their correct order, right? 4 options with different arrangements of these words have been provided. Mark the option with the correct rearrangement as the answer. If no rearrangement is required, mark option 5 as your answer. तो क्या लैंग्वेज है ये? पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन सेज कि एक सेंटेंस है, उसमें 4 पार्ट हैं ABCD करके, और वो ABCD जो पार्ट हैं उनमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं या अंडरलाइन वर्ड्स हैं। तो वो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनमें कुछ गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मे और मे नॉट पॉसिबिलिटी है या नहीं भी है, राइट? इफ़ पॉसिबिलिटी है अगर वहाँ पर, तो रिप्लेस करिए, आप रीअरेंजमेंट करिए। कैसे? जैसे A को B की जगह रखिए, B को A की जगह रखिए, लाइक दिस, ओके? और अगर कोई भी रीअरेंजमेंट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो योर ऑप्शन विल बी आंसर, योर ऑप्शन विल बी 5। यहाँ कन्फ्यूज़न है। पहले आपको ये समझना होगा कि वहाँ गलती है भी क्या। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन करने का जो तरीका है, आई एम गोना टेल यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड वन क्वेश्चन एंड देन आई एम गोना टेल यू कि किस तरीके से आपको समझ लेना है गलती कहाँ है इसमें, या है भी या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अर एनकाउंटर, दिस इज A पार्ट। विद द शार्क वॉज द फर्स्ट ग्रेट बी फॉलन, B पार्ट। दैट हैड डेंजर, C पार्ट। अस सिंस लैंडिंग, D पार्ट। एंड ऑन दिस आइलैंड। तो क्या कौन कौन से पार्ट्स हमें मिले हैं? और एनकाउंटर, विद द शार्क वॉज द फर्स्ट ग्रेट बी फॉलन, that had danger, us since landing on this island. अब पहला वाला जो पार्ट है और एनकाउंटर, ठीक है, हमारा सामना, यहाँ कोई गलती नहीं है, और एनकाउंटर हमारा सामना। अब आगे क्या हुआ? विद द शार्क, किसके साथ? शार्क के साथ। वॉज द फर्स्ट ग्रेट बी फॉलन, इस फर्स्ट ग्रेट बी फॉलन को ध्यान से समझिए। ये पहला ग्रेट बी फॉलन था। इट वॉज अ फर्स्ट ग्रेट बी फॉलन। बी फॉलन मीन्स, बी फॉलन एक वर्ब है। बी फॉल का पास्ट पार्टिसिपल होता है बी फॉलन।
और बीफॉल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हैपन होना या अकर होना, कुछ खास तौर से कुछ अनएक्सपेक्टेड या फिर अनफॉर्चुनेट कोई घटना घट जाना, दैट उसके लिए एक वर्ब आती है बीफॉल। और बीफॉल का पास्ट पार्टिसिपल होता है बीफॉलन। तो फर्स्ट ग्रेट बीफॉलन, लाइक ये वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है, राइट जैसे कि डू डिड डन होता है, गो वेंट गॉन होता है, तो फर्स्ट ग्रेट गॉन, फर्स्ट ग्रेट डन। सेंस लग रहा है आपको यहाँ पर? चलिए आगे वाले पार्ट देख लेते हैं, देन वी विल कम अगेन टू पार्ट नंबर बी, दैट हैड डेंजर। ये जो दैट हैड डेंजर है, इसका ग्रामर समझने की कोशिश कीजिए। हैड के साथ में डेंजर लगा हुआ है। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हेड के साथ में V3 आना चाहिए, राइट वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए हेड के साथ में। यहाँ डेंजर अगर एज अ वर्ब वर्क कर रही है तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो गलती है यहाँ, ठीक है। और अगर हेड को हम पोजीशन की तरह से लेंगे, जैसे आई हैड अ कार, ठीक है मेरे पास एक कार थी, तो आई हैड अ कार, तब इस डेंजर को एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन हमें एक गलती यहाँ पर पार्ट बी में समझ में आ रही है और दूसरी यहाँ डेंजर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस तरह के क्लूज मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बी और सी यहाँ पर थोड़ी सी नज़र रखिए। नाउ डी, अस सिंस लैंडिंग, जब से हमने लैंडिंग की है तब से, सिंस ऑफ और लगता है टाइम दिखाने के लिए, तो अस सिंस लैंडिंग यहाँ कोई गलती समझ नहीं आ रही है और एनकाउंटर में समझ नहीं आ रही। अब बी और सी को एक दूसरे से रिप्लेस करके देखते हैं। और एनकाउंटर विद द शार्क वॉज द फर्स्ट ग्रेट डेंजर दैट हैड बी फॉलन अस सिंस लैंडिंग ऑन दिस आइलैंड। हमारा जो पहला सामना था शार्क के साथ में, वो पहला बड़ा खतरा था। दैट हैड बी फॉलन, जो हमारे ऊपर आया, अचानक से हमारे ऊपर आया, राइट। बी फॉलन पास्ट पार्टिसिपल है बी फॉल का। बी फॉल मतलब होता है हैपन समथिंग अनफॉर्चुनेट, ठीक है। तो दैट हैड बी फॉलन अस सिंस लैंडिंग, जब से हमने लैंडिंग की है तब से वो हमारे सामने आया। नाउ एक सेंस बनता है सेंटेंस का। और हैड के साथ में बी फॉलन, हैड जो कि पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो बी फॉलन। एवरीथिंग इज करेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो हम रिप्लेस क्या करेंगे, बी और सी को एक दूसरे से रिप्लेस करेंगे। ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, I will not read out these directions because क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग डायरेक्शंस पढ़ चुके हैं। सो आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस, द किंग पैलेस। पहली गलती यही है, किंग पैलेस नहीं होगा, क्या होगा, किंग्स पैलेस। किंग्स पैलेस पोजीशन दिखा रहा है ना, किंग्स पैलेस आएगा, वहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। द किंग्स पैलेस, पहली गलती समझ आ गई। हिज मैन टू कैच, टू के साथ में V1 आ रहा है, गलती नहीं है। द डीमन एंड टू ब्रिंग, अगेन टू के साथ में ब्रिंग आ रहा है, गलती नहीं है। इट टू द ऑर्डर्ड, इट टू द ऑर्डर्ड, द ऑर्डर्ड, अगर हम ऑर्डर्ड को वर्ब की थर्ड फॉर्म माने तो इसके साथ में इसके आगे द किस हिसाब से लगा हुआ है, यहाँ गलतियाँ हैं। द किंग पैलेस में और इट टू द ऑर्डर, दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू कैच द डीमन एंड टू ब्रिंग इट टू द पैलेस, ठीक है। द किंग ऑर्डर्ड, किंग ने ऑर्डर दिया किसको, अपने जो सोल्जर्स थे उनको ऑर्डर दिया कि जाओ डीमन को पकड़ो और कोर्ट के पैलेस के एंड पैलेस में ले आओ, राइट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ए को डी से, ए डी, राइट ऑप्शन क्या होगा 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क स्पेंट, पार्ट ए, after a whole day of shopping, part B, with his friends and just wanted, part C, to go to sleep, part D। क्या कोई गलती है यहाँ, Mark was spent here, Mark was spent, Mark एक नाम है और that is Mark was spent, पैसिव वॉइस है यहाँ पर, ठीक है। So it is Mark was spent, okay। एक नाम है
मार्क, और उसके साथ में वॉज स्पेंट, पैसिव वॉइस है। ए पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? आफ्टर अ होल डे ऑफ शॉपिंग, पूरा दिन उसने शॉपिंग किया। विद हिज फ्रेंड्स एंड जस्ट वॉन्टेड, अपने फ्रेंड्स के साथ में शॉपिंग किया। एंड जस्ट वॉन्टेड, और वॉन्टेड पास्ट टेंस दिखा रहा है यहाँ पर, टू गो टू स्लीप, जस्ट वॉन्टेड टू गो टू स्लीप, आराम से चैन की नींद सोना चाहता था बाद में। कौन? मार्क। तो मार्क वॉज स्पेंट, क्या यहाँ कोई गलती नजर आ रही है? स्पेंट, स्पेंट किस सेंस में आ रहा है यहाँ? यहाँ आ रहा है एग्जॉस्टेड के सेंस में, ड्रेन्ड के सेंस में। तो मार्क वॉज ड्रेन्ड या मार्क वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर अ होल डे ऑफ शॉपिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड जस्ट वॉन्टेड टू गो टू स्लीप। बहुत एग्जॉस्टेड हो गया मार्क, और इसलिए पूरा दिन शॉपिंग करके अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत एग्जॉस्टेड हो गया, थक गया वो, और उसके बाद में ही वांटेड टू गो टू स्लीप, इसीलिए वो आराम से चैन की नींद सोना चाहता था। तो कोई गलती नहीं है यहाँ। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन 5, ठीक है। इस सेंटेंस को समझने के लिए आप अगर ग्रामर से समझने की कोशिश करेंगे तो मार्क वॉज स्पेंट पैसिव वॉइस है लेकिन पास्ट का है, और वांटेड ये भी पास्ट का है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि सेंटेंस में गलती नहीं है, राइट। एक्टिव और पैसिव वॉइस भी समझना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनके लेक्चर बने हुए हैं। बट स्टिल अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड बिल्कुल जो आपकी जो परेशानी है, अगर बहुत ही ज़्यादा किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। ओके, तो इसका ऑप्शन है, इस सेंटेंस का ऑप्शन है नो रीअरेंजमेंट, ऑप्शन 5। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द मैन हु एक्सचेंज, पहले ही पार्ट में गलती है। The man who exchanged, part A, his soul to the devil in sold, part B, for immortality, part C, and unending youth ended up spending, part D, a very lonely life. The man who exchanged, अगर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लेके चलें तो द मैन हु एक्सचेंज, द मैन तो सिंगुलर है, तो फिर उसके साथ में एक्सचेंजेस आना चाहिए, एक्सचेंजेस, जो कि नहीं आया, तो गलती तो है यहाँ। दूसरा, हिज सोल टू द डेविल इन सोल्ड, हिज सोल, उसकी जो आत्मा है, डेविल को दे दिया इन सोल्ड वॉट, यहाँ भी गड़बड़ है। फॉर इमॉर्टलिटी कोई गलती नहीं है। एंड अनएंडिंग यूथ एंडेड अप स्पेंडिंग, कोई गलती नहीं है। अ वेरी लोनली लाइफ, ये तो अलग सा पार्ट है, यहाँ तो आपको हाईलाइटेड वर्ड दिया हुआ भी नहीं है। अगर हम एक्सचेंज और सोल्ड को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, क्यों हमने ऐसा सोचा? क्योंकि सोल्ड जो है वो पास्ट टेंस को दिखा रहा है, और फिर यहाँ पर पार्ट डी में एंडेड अप, जो कि सिंपल पास्ट टेंस को दिखा रहा है, और सोल्ड भी सिंपल पास्ट टेंस को दिखा रहा है, राइट। अगर हम एक्सचेंज इधर ले आते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस किस में बनेगा? सिंपल पास्ट टेंस में। द मैन, एक कोई व्यक्ति है, हु सोल्ड, जिसने अपनी सोल बेच दी डेविल को, इन एक्सचेंज, किसके बदले में? फॉर इमॉर्टलिटी, मॉर्टलिटी मतलब जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मर जाते हैं। इमॉर्टलिटी मतलब अमर हो जाना, अमरत्व, ठीक है। किसके बदले में दिया? अमरत्व लेने के लिए, हमेशा जिंदा रहने के लिए। एंड अनएंडिंग यूथ, ऐसा यूथ, उसका ऐसा यंग एज जो कभी भी ख़त्म ना हो, कभी बुढ़ापा ना आए। एंडेड अप, इसका एंड क्या होता है? स्पेंडिंग अ वेरी लोनली लाइफ। ये इन सब चीज़ों, क्या एंडेड अप, कैसे ख़त्म हुई? वो जिसने एक्सचेंज कर दिया था, जिस व्यक्ति ने, उसकी ये सब चीज़ें कैसे ख़त्म हुई? स्पेंडिंग अ वेरी लोनली लाइफ, उसकी लाइफ बहुत ही लोनली हो गई, क्योंकि वो तो ज़िंदा रह गया लेकिन उसके जो फ्रेंड्स थे, जो उसके रिलेटिव्स थे, उनकी सबकी डेथ हो गई। तो ये पूरा जो उसने सेल आउट कर दिया था अपनी सोल को डेविल को, तो उसकी वजह से उसकी जो लाइफ थी वो एकदम लोनली लाइफ बन गई, ठीक है। यहाँ आप पहले ही सेंटेंस से, ग्रामर से समझ सकते हैं कि गलती है। तो क्या आंसर आएगा? हमने क्या रिप्लेस किया था? हमने पार्ट ए को पार्ट बी, मतलब एक्सचेंज को सोल्ड से रिप्लेस किया था, तो आंसर सही बन रहा है। द मैन हु सोल्ड हिज सोल टू द डेविल in exchange for immortality and unending youth ended up spending a very lonely life, right? ये है past tense, okay? So इसका जो ऑप्शन बनेगा, जो एक्सचेंज कर रहे हैं, वो बनेगा A
and B. Right? Option number 2. Next question. A case was filed. Part A. Right? A case was filed. Okay. A case was filed. ये पार्ट ए है. In the High Court after it was hitting. This is part B. That the zoo was proven. This is part C. And underfeeding part D. The animals. A case was filed. पैसिव वॉइस है. एक केस फाइल किया गया. इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया. आफ्टर इट वॉज हिटिंग, केस वॉज हिटिंग. और अगर इट वॉज हिटिंग को हम देखेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस बन रहा है. यहाँ हम पैसिव वॉइस में देख रहे हैं, और पैसिव वॉइस में जो अ केस वॉज फाइल्ड, तो बेसिकली ये बना हुआ है सिंपल पास्ट. ठीक है, अ केस वॉज फाइल्ड सिंपल पास्ट बना हुआ है. पैसिव वॉइस में अ केस वॉज फाइल्ड इट मीन्स सिंपल पास्ट है वो. इन द हाई कोर्ट आफ्टर इट वॉज हिटिंग, यहाँ गड़बड़ है. दैट द जू वॉज प्रूवन, जू वॉज प्रूवन, जू वॉज प्रूवन, प्रूवन वॉट, और प्रूवन जू वॉज प्रूवन. जू ने क्या क्या किस तरह का सेंटेंस है ये, यहाँ गलती है. एंड अंडर फीडिंग, एंड अंडर फीडिंग में कहीं कोई गलती नहीं है. द एनिमल्स, बिल्कुल गलती नहीं है. तो जो थोड़ा जो आपको क्लू मिल रहा है वो आ रहा है हिटिंग और प्रूवन से. A case was filed in the High Court after it was proven that the zoo was hitting and underfeeding the animals. क्या सेंस निकला पूरा सेंटेंस का? एक केस फाइल किया गया हाई कोर्ट में किस चीज़ के बाद? जब ये प्रूवन हो गया, when it was proven that the zoo was hitting, जो जू है वो हिट कर रहा था, एंड अंडर फीडिंग मतलब कम फीड करा रहा था, भोजन जो है वो कम दे रहा था जानवरों को. ये प्रूव होने के बाद में एक केस हाई कोर्ट में फाइल किया गया. ठीक है, तो आप ये देखिए सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में. लाइक प्रीवियस सेंटेंस में हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस बीच में आ रहा था, ऐसा लग रहा था, वो भी गलत था. तो तुरंत हमें समझ में आया कि बाकी सारी चीज़ें तो पास्ट में हैं. इसका मतलब कहीं कुछ एक्सचेंज होगा, कहीं कुछ रिप्लेसमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा. तो ये जो सेंटेंस है, अ केस वॉज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट आफ्टर इट वॉज प्रूवन दैट द जू वॉज हिटिंग एंड अंडर फीडिंग द एनिमल्स. ये है इसका राइट ऑप्शन. तो हमने जो रीअरेंजमेंट किया है वो किया है बी पार्ट से सी पार्ट में. इट मीन्स बी सी, ऑप्शन नंबर 4. सो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको बड़ा ध्यान से ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. अच्छा, सॉल्व करते समय पहले ग्रामर ध्यान और फिर वर्ड के मीनिंग्स ध्यान दीजिए. वर्ड के मीनिंग्स आप सेकंड मतलब आप सेकेंडरी पे रखेंगे. क्यों? क्योंकि वर्ड जो वोकेबुलरी है वो बहुत वास्ट होती है. इतने सारे वर्ड्स हैं, कई बार ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स पूछ लेता है. तो आप अगर ग्रामर पे फोकस करेंगे तभी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. देन आप फिर वर्ड से उसको एकदम पक्का कर लीजिए कि हाँ वर्ड्स भी सब मैच कर रहे हैं. और एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर जब भी आप इसको रीअरेंजमेंट करें इसमें, तो फाइनल जो सेंटेंस बन रहा है उसे अपने मन में दोहरा के ज़रूर देख लें कि वो सेंसेबल सेंटेंस है या नहीं है, उसकी ग्रामर सब ठीक है या नहीं है. उसके बाद आप सही आंसर पे ज़रूर पहुंच जाएंगे. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.